नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। हमेशा की तरह पत्नी के संग शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में वॉक करते सुधीर जी स्वयं को किसी शहंशाह से कम नहीं समझ रहे थे। सवेरे और शाम की नियमित सैर उनका बरसों से चला आ रहा नियम था। तबीयत ठीक हो या न हो, इच्छा हो या न हो, शाम की सैर में तो साधना जी को भी उनका साथ देना पड़ता था। समय रहते इस कॉलोनी में फ्लैट बुक करवाकर हमने कितनी समझदारी का काम किया ना। देखो, अब एक भी मकान खाली नहीं बचा है यहाँ, और सारे के सारे कितने प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। मुझे तो लगता है कि शहर के सारे बड़े अफसर, बिजनेसमैन यहीं आकर बस गए हैं। जिस इलाके में लोग किराए पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने अपना फ्लैट लिया है। तो आप किसी से कम हैं क्या? रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। साधना जी ने पति की प्रशंसा की तो सुधीर जी और भी फूलकर कुप्पा हो गए। सामने से आते किसी शख्स ने उन्हें झुककर नमस्कार किया तो सुधीर जी ठिठके। चेहरा काफ़ी परिचित सा था। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मैं प्रकाश, आप ही के ऑफिस में सुपरवाइज़र था। ओह हाँ, अब पहचान लिया। कैसे हो? इधर कैसे आना हुआ? जी, मैं यहीं रहता हूँ, इधर सी विंग में, मकान नंबर 212। रिटायर होने के बाद पिछले महीने यहाँ शिफ्ट हो गया था। ओह अच्छा, कौन है आपके मकान मालिक? जी, अपना ही है, प्रकाश जी ने नम्रता से कहा। सुधीर जी के अहम को हल्की ठेस लगी। 2 BHK होगा? नहीं सर, 3 BHK है। अब इतना तो बड़ा चाहिए ही। कल को बेटे की भी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। गांव से माँ को भी लाने की सोच रहा हूँ। चलिए ना सर, यहीं दूसरे माले पर ही है, एक कप चाय हो जाए। मिसेज को भी मैडम से मिलकर अच्छा लगेगा। फिर कभी आएंगे, अभी तो आपकी मैडम को कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है सर, समय निकालकर आइएगा ज़रूर चाय पीने। प्रकाश जी विनम्रता से फिर झुक गए थे। उनका अधीनस्थ उन्हीं के जितने बड़े मकान में इतनी पोश कॉलोनी में रहता है, यह बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही थी। आपके दोस्त के यहाँ चल लेते ना चाय पीने, कितने आग्रह से बुला रहे थे। साधना जी ने सरल हृदय से मन की बात रख दी। वैसे भी यहाँ आए इतना वक्त हो गया, अभी तक किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई है। वो मेरा दोस्त नहीं है, सुना नहीं क्या कहा उसने? मेरे ऑफिस में मेरा अधीनस्थ था वह। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, इतनी महंगी कॉलोनी में उसने इतना महंगा फ्लैट खरीदा कैसे? सुधीर जी मन ही मन उधेड़-बुन में लगे हुए थे। इतनी सैलरी तो नहीं थी इसकी, था भी ईमानदार तो ऊपर की कमाई भी क्या रही होगी। लोन भी आखिर कितना लिया होगा, किस्तें चुकाना कोई आसान काम थोड़े ही है। इस घटना के लगभग 10-12 दिन बाद सुधीर जी फिर प्रकाश जी से टकरा गए थे। बैंक से घर लौटने के लिए उन्होंने शेयरिंग कैब बुक करवाई थी। आधे रास्ते में जब प्रकाश जी उसमें सवार होने लगे तो वे चौंके। दोनों का गंतव्य एक साथ होने से साथ बैठे रहना तो था ही, और साथ बैठे थे तो वार्तालाप भी होनी ही थी। उस दिन ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई। आपको तो 1-2 साल हो गए होंगे इधर शिफ्ट हुए? हाँ, रिटायरमेंट के बाद से यहाँ हूँ। बेटी का कॉलेज भी यहाँ से पास है। अच्छा, क्या कर रही है बिटिया? इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। बहुत बढ़िया, मेरे बेटे ने भी इंजीनियरिंग की है। मुंबई में एक MNC में नौकरी कर रहा है। उसी ने ज़िद करके यह फ्लैट दिलाया है। कहता है घर कोई बार बार थोड़े ही ना खरीदा जाता है, मैं भरूंगा लोन की किश्तें। सर, मुझे लगता है मैंने और निर्मला ने पिछले जन्म में ज़रूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो ऐसा लायक बेटा मिला। अब तो बस कोई उसके योग्य लड़की मिल जाए तो बहू बनाकर घर ले आए। एक बार बेटे से पूछ तो लो, शायद कोई पसंद कर रखी हो सकता है उसके साथ लिव इन में भी रह रहा हो। मुंबई में तो यह सब आम है। तुम गए हो उसके पास कभी मुंबई? नहीं सर, वही आ जाता है सप्ताह 10 दिन में संभालने। पुणे से मुंबई दूर ही कितना है। जब भी आता है कुछ ना कुछ सुख सुविधा के सामान से घर भर जाता है। हम कहते हैं हमें यह सब नहीं चाहिए, तू तो बस बहू ले आ, तो कहता है यह मेरा काम नहीं है,
यह तो आपकी जिम्मेदारी है। खुशी और भावनाओं से आह्लादित प्रकाश जी और भी बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, पर उनका गंतव्य आ गया था। कैब ड्राइवर उतरने का इशारा कर रहा था। घर चलिए ना सर, चाय पीकर चले जाइएगा, पास ही तो है। कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, प्रकाश जी ने प्रेम से आग्रह किया। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर कभी फुर्सत से आऊँगा। अभी तो घर पर साधना भी इंतज़ार कर रही होगी। भाभी जी को लेकर आइए सर कभी चाय पर, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। मैं तो कहता हूँ आज शाम को ही आ जाइए। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, चलो भैया। सुधीर जी ने ड्राइवर को चलने को कहा तो प्रकाश जी ने हाथ जोड़ दिए। घर पहुंचकर पत्नी को यह बताते हुए कि प्रकाश जी ने मकान अपने बेटे के बलबूते पर खरीदा है, सुधीर जी काफ़ी तसल्ली महसूस कर रहे थे। अरे, मैं आपको बताना ही भूल गई थी, अपनी वाणी की एक सहेली उनके बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में ही रहती है। वहीं आते जाते उसकी 2-3 बार प्रकाश जी और उनकी पत्नी से मुलाकात हुई है। कह रही थी अंकल आंटी उस पर बेटी सा प्यार रखते हैं। न हो तो आप ही उन्हें सपत्नी चाय पर बुला लीजिए, हर बार वे ही आपको निमंत्रण देते हैं। तो मैं कौन सा चला गया, खैर देखते हैं। साधना जी खाना लगाने में व्यस्त हो गई तो सुधीर जी एक बार फिर प्रकाश जी के बारे में सोचने लगे। आदमी भला लगता है, ऑफिस में तो बस काम से काम रखते थे, कभी किसी के घर परिवार के बारे में जानने का तो मौका ही नहीं मिला। आज भी बेटे के बारे में बताते बताते कैसे भावनाओं में बह गया था। काफ़ी कुछ कहना चाह रहा था कि घर आ गया। चलो, अगली बार उसका चाय का निमंत्रण स्वीकार कर लूँगा। सुधीर जी शांत मन से खाना खाने बैठ गए थे। इसके बाद कुछ ऐसा व्यस्त घटनाक्रम चला कि सुधीर जी के पास प्रकाश जी तो क्या, किसी से मिलने बतियाने का समय शेष न रहा। यहाँ तक कि उनकी सुबह शाम की सैर भी छूट गई। पत्नी की थकावट और बेचैनी, जिसे वे उम्र का तकाजा समझ रहे थे, जांच के एक लंबे सिलसिले के बाद कैंसर निकली। बीमारी अभी आरंभिक अवस्था में ही थी और उपचार से ठीक हो जाने की उम्मीद थी, किंतु साधना जी ने तो जैसे जीने की आस ही छोड़ दी थी। हर वक्त नकारात्मक और निराशावादी विचार उन्हें घेरे रहते। बाप बेटी ने उन्हें बहुत मुश्किल से सर्जरी के लिए और फिर कीमोथेरेपी के लिए तैयार किया था। इलाज के लंबे बोझिल पलों के बीच एक ही सकारात्मक और खुशी की खबर आई थी कि वाणी का कैंपस प्लेसमेंट में चयन हो गया था। मुंबई की एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसे अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। हालांकि वाणी का अभी नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था। वह तो आगे MBA करना चाहती थी, पर इधर मम्मी के इलाज के दौरान हो रहे अतिशय खर्च ने उसे अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया। वह नौकरी ज्वाइन कर पापा का सहारा बनना चाहती थी। पर बेटी, तेरी आगे की पढ़ाई का सपना? सुधीर जी का स्वर भर्रा गया था। हमेशा पत्नी और बेटी का संबल बने रहने वाले सुधीर जी खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहे थे। मैं नौकरी के साथ साथ तैयारी भी करती रहूंगी। वाणी अपने निश्चय पर दृढ़ थी। पढ़ाई नौकरी सब छोड़िए, मेरे जीते जी आप इसकी शादी कर दीजिए। साधना जी बीच में ही बोल पड़ी थी। वातावरण बहुत भारी हो गया था। अंततः यह तय किया गया कि वाणी फिलहाल नौकरी ज्वाइन करने चली जाएगी, किंतु परीक्षा की तैयारी भी करती रहेगी। पर इस दरमियान कोई सुयोग्य वर मिल गया तो उसके हाथ पीले कर दिए जाएंगे। सुधीर जी के कंधों पर यकायक ही जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था। साधना जी शनै शनै ठीक हो रही थी। तबीयत पूछने आने वालों और नाते रिश्तेदारों से वे बेटी के लिए सुयोग्य वर बताने का आग्रह करती। सुधीर जी ने भी अपने स्तर पर वैवाहिक विज्ञापन आदि देखने आरंभ कर दिए थे। वाणी को अगले सप्ताह मुंबई ज्वाइन करने जाना था। तय हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में आभा मौसी कुछ दिन माँ के पास रहने आ जाएंगी। सब कुछ ठीक हो रहा था, पर इस कुछ महीनों के घटनाक्रम ने सुधीर जी को हिलाकर रख दिया था। जिंदगी कभी इस तरह करवट ले बैठेगी, उन्हें सपने में भी गुमान नहीं था। साधना जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, पर शारीरिक कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह के तनाव और श्रम से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी थी। वाणी
तय कार्यक्रमानुसार मुंबई चली गई तो आभा बहन के पास रहने आ गई। बहन के साथ साथ घर की व्यवस्था भी बाई के सहयोग से उन्होंने संभाल ली। अब तो अस्पताल भी कभी कभी ही चेकअप के लिए जाना होता था। बाजार से ज़रूरी सामान भी फ़ोन करने पर आ जाता था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और व्यवस्थित चल रहा था, पर ऊपर से सामान्य दिखने वाले सुधीर जी अंदर से इतना टूट चुके थे कि एक कंधे का सहारा भी यदि मिल जाता तो उनके सहारे भर भराकर ढह जाते। पहले सब कुछ पत्नी को कहकर हल्के हो जाने वाले सुधीर जी अंदर ही अंदर भरते जा रहे थे। जिंदगी के इस मोड़ पर अकेले रह जाने का खतरा हर वक्त सिर पर मंडराता प्रतीत होता। कहाँ तो वो सोचते थे कि उनके ऊंचे ओहदे और बेटी की उच्च शिक्षा के कारण लड़कों की लाइन लग जाएगी, और कहाँ वे उसके लिए एक अदद सुयोग्य वर नहीं जुटा पा रहे थे। उस पर हर वक्त बीमार पत्नी के सामने खुश मजबूत बने रहने का नाटक। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस चिंता करना छोड़ दो, डॉक्टर ने कहा। अगले सप्ताह से तुम्हारी फिजियोथेरेपी आरंभ कर देंगे। उससे तुम बहुत जल्द पहले की तरह घूमने फिरने लगोगी। बस तुम अच्छे से खाया पिया करो और खुश रहा करो। हाँ दीदी, जीजा जी ठीक कहते हैं। देखो इतने दिनों में कैसी सूरत हो गई है, वरना कितनी अच्छी लगती थी। लोग वाणी की बड़ी बहन कहते थे। आभा उठकर पुराने एल्बम उठा लाई। दोनों बहनें एल्बम देखने में खो गई। सुधीर जी को अकेले गुमसुम बैठे देखा तो साधना जी बोल उठी, आप नीचे वॉक कर आइए ना, मेरे पास आभा है। कितना वक्त हो गया आपको सैर पर गए हुए। हाँ हाँ, आदत ही छूट गई। ठीक है, मैं घूम कर आता हूँ। लौटते मैं तुम्हारी दवा भी लेता आऊँगा। सुधीर जी जूते पहनकर सैर पर निकल पड़े थे। सी विंग के सामने से गुजरे तो अचानक प्रकाश जी का ख्याल आ गया। मन में उनसे बतियाने, उनके सम्मुख अपना सुख दुख उड़ेलने की हूक सी उठी, पर अपने विगत के व्यवहार का ख्याल आया तो कदम स्वतः ही आगे बढ़ गए। तभी पीछे से भाई साहब की पुकार सुन उनके बढ़ते कदम ठिठक गए। एक महिला हाथ में थैला उठाए उन्हीं की ओर आ रही थी। पीछे पीछे घिसटते से प्रकाश जी भी थे। वे काफ़ी कमज़ोर और थके थके से लग रहे थे। अरे क्या हो गया आपको, तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ भाई साहब, माँ जी के जाने के बाद ये तो संभल ही नहीं पा रहे। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी से बहुत जुड़ाव था इनका। ओह, कब हुआ यह सब? पूरे 20 दिन होने को आए हैं। ना तो वापस काम पर जाना आरंभ किया है, ना और कहीं। आज बड़ी मुश्किल से साथ ले जाकर घर का ज़रूरी सामान लेकर आई हूँ। आप ही समझाइए, इन्हें ऐसे कैसे चलेगा? जाना तो एक दिन सभी को है। निर्मला जी ने बिना रुके एक ही बार में मन की व्यथा बयां कर दी थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल मैं स्वयं भी कुछ व्यक्तिगत परेशानियों में उलझा हुआ था। अरे ये सब सुनाने के लिए थोड़ी ना रुकवाया था इन्हें। तुम भी ना। आइए सर, घर चलिए, चाय पीते हुए इत्मीनान से बातें करेंगे। हाँ हाँ, प्रकाश जी तुरंत साथ हो लिए थे, मानो निमंत्रण के इंतजार में ही बैठे थे। आप कुछ परेशानियों की बात कर रहे थे, क्या हो गया? दरअसल गांव से माँ को लाने के बाद उनके इलाज में इतना उलझा रहा कि आसपास से बेखबर ही हो गया, और फिर उन्हें भी न बचा सका। चाय की गर्म प्याली के साथ वार्तालाप का लंबा सिलसिला चल निकला। दोनों के पास एक दूसरे को बताने के लिए बहुत कुछ था। सुधीर जी ने बेटी की मुंबई में नौकरी, उसके लिए उपयुक्त वर्ग की खोज, पत्नी की बीमारी आदि के बारे में खुलकर बताया। तभी गरम पकौड़ों की प्लेट लिए शिल्पी भीतर प्रविष्ट हुई। मेरी भतीजी शिल्पी पास ही नारायणा अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट है। अच्छा, डॉक्टर ने भी साधना को फिजियोथेरेपी के लिए ही बोला है। मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, आप प्लीज़ उन्हें घर आकर करवा दीजिए। शिल्पी के हाँ करते ही सुधीर जी ने राहत की सांस ली। एक मसला तो हल हुआ। प्रकाश, तुमने कोई नौकरी ज्वाइन की है? पास ही एक प्राइवेट फर्म है। अच्छा वक्त निकल जाता है, 4 पैसे मिलते हैं, 100 अलग। आप करना चाहेंगे सर? सर कहकर शर्मिंदा ना करो, अब हम दो सेवानिवृत्त दोस्त हैं। वैसे बात करना वहाँ मेरे लायक कुछ काम हो तो। जी, एक और बात कब से कहना चाह रहा था। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर आज अवसर मिला है तो कह देता हूँ। हम दोनों को ही आपकी बेटी वाणी
अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। खुशी से सुधीर जी की आंखें नम हो आई थी। काश उन्होंने चाय का निमंत्रण पहले स्वीकार लिया होता। सही कहा गया है, बांटने से सुख बढ़ता है और दुख घटता है। इसलिए जब कोई आपको एक कप चाय के लिए आमंत्रित करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह आपके साथ जिंदगी के वे पल बांटना चाहता है जो अभी तक अनकहे अनसुने हैं। वह कुछ आपकी सुनना तो कुछ अपनी सुनाना चाहता है।